In this lecture video, we will discuss Kepler's law. You must have read about these laws before also, but here we will bring the concept of general equation of conic, especially the expression that we have derived for an orbit. Uh, that concept we'll use to understand the same Kepler law. So the statement is the same. Statement of the laws never changes. Okay. So first, second, third law, all three are same exactly, but we'll use the concepts that we have just studied, and with the help of those we'll try to understand the Kepler's law. So actually the real person behind these laws was Tycho Brahe, who collected the entire data of the motion of stars and planets and tracked their orbit. So he was the one actually behind this whole thing. कॉपरनिकस ने भी सजेस्ट किया था कि प्लैनेट बिल्कुल सर्कल में नहीं घूमते, दे फॉलो एलिप्टिक पाथ, एंड टाइको ब्राहे ने पूरा टाइम देके स्टार्स और प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी किया. ठीक है. केपलर, he just analyzed and presented the data collected by Tycho Brahe. So केपलर ने सिर्फ उस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज किया है एंड उसकी जो भी कंक्लूजन है उसको कंक्लूड करके he just published those results and he got famous. But the real credit should go to Tycho Brahe, and whom nobody knows. Okay. So Kepler's law के name से all these three laws are famous. So first law, it says that each planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. So now we know that ellipse के केस में we have focus, we have major axis, minor axis. You must have studied in maths about ellipse. ठीक है. eccentricity का concept भी वहीं से आता है. So फर्स्ट लॉ यही कहता है कि पहली बात, प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, दे रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, मींस वो एक एलिप्स बनाते हैं, ना कि सर्कल. एंड वो एलिप्स किस तरह का होता है? द पॉसिबिलिटी इज कि अगर चलो प्लैनेट्स एलिप्स में रिवॉल्व कर भी रहे हैं, सन कुड बी एट द सेंटर, बट नो, द मोशन इज सच दैट द सन इज प्लेस्ड एट द फोकाई, वन ऑफ द फोकाई. ठीक है. तो फोकाई आपको पता है एलिप्स में वी कैन हैव एट 2 पॉइंट्स. सो उनमें से एक पॉइंट पे सन होता है, बट होता वो उस एलिप्स के वन ऑफ द फोकाई पे है. एंड देन जो प्लैनेट है वो एक एलिप्स के अकॉर्डिंग अपना पाथ रिवॉल्व करता है. सो यू कैन से कि एक टाइम पे, यानी कि जब ये मोशन जा रही है, तब प्लैनेट जो है वो सन के क्लोज है. ठीक है. हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके ये पूरा जो पोर्शन है, यहाँ पे जो प्लैनेट है वो क्लोज है सन के, बट बाकी पोर्शन में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम सन इंक्रीजेस. सो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. सो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इट मूव्स इन, अगर we know that it moves in an elliptical orbit and sun is at foci, so we'll use the general equation of conic, जो कि हमने एक पाथ, जो भी ट्राजेक्ट्री कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवर्स करता है उसके लिए वी हैव दिस जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक. और इस इक्वेशन में एप्सिलॉन ही डिसाइड करता है कि ट्रैक जो है, पाथ है, वो कैसा होगा, ऑर्बिट कैसा होगा. हाइपरबोला भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है.
So this is the standard equation. So we start with this equation. So this is 1 by r equal to L, 1 plus epsilon cos theta minus theta naught. So we'll take the inverse, we'll reciprocate it, and we get r equal to 1 upon L, 1 plus epsilon cos theta minus theta naught. So for elliptical orbit के केस में स्पेशली जब थीटा माइनस थीटा नॉट 0 है, तो उस केस में क्या होगा, अगर थीटा माइनस थीटा नॉट 0 हो, so that means cos 0 and that gives us 1. ठीक, तब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा, r इक्वल टू 1 अपॉन L 1 प्लस एप्सिलॉन. तो ये वो सिचुएशन होती है जिसे हम पेरीहीलियन कहते हैं, r मिनिमम. यहां से आप देख सकते हो बेसिकली थीटा माइनस थीटा नॉट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी थीटा, यानी कि एक इनिशियल एंगल है, एक फाइनल एंगल है और उनके बीच का डिफरेंस. तो जब थीटा माइनस थीटा नॉट, दो एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 हो, तो उस केस में जो r है वो मिनिमम होगा. सो हेयर यू कैन सी कि सबसे कम ट्रैक जो है, सबसे कम डिस्टेंस वो r मिनिमम है प्लैनेट और सन के बीच, और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो r मैक्सिमम है. तो यहां पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि r मिनिमम के लिए जो एंगल के बीच का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, तो हम डायरेक्ट 0 और पाई लेते हैं कि 0 मीन्स जब यहां से यहां तक, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक 0, ओके, कि आपका ये डी थीटा, ये जो एक डी थीटा ट्रेवर्स हो रहा है, तो ये जो पोर्शन है ये बहुत थोड़ा है. लेकिन अगर यही प्लैनेट यहां पर पहुंच जाए, यानी कि जो एंगल है वो इस तरह से ट्रैवर्स हो, ठीक है, तो उसको हम पाई ले लेते हैं, यार 180 डिग्री जैसे डी बनती है, तो इस पोर्शन को हम 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, और जब यहां से यहां तक पहुंच जाए कोई चीज, तब उसको हम पाई लेते हैं. तो 0 एग्जैक्ट 0 ना होके इट इज वेरी लीस्ट वैल्यू, बट हम स्टैंडर्ड वैल्यू पिक करते हैं 0 एंड पाई. तो 0 के केस में रेडियस जो r मिनिमम होता है उसे हम पेरीहीलियन बोलते हैं, and we get r minimum equal to 1 upon L 1 plus epsilon. और अगर थीटा माइनस थीटा नॉट पाई हो, तो cos पाई इज -1, तब हमारे पास r मैक्सिमम मिल जाता है, which is also termed as aphelion, and that will be 1 upon L 1 minus epsilon. अब आपको पता है कि एलिप्स में एक सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस होती है. यूजुअली जो ये लॉन्ग वन होती है, जो लॉन्गर एक्सिस होती है, उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं. सो ये आपकी पूरी जो है, ये आपकी मेजर एक्सिस होती है, ठीक है, और उसमें भी फोकस तक उसको हम यूजुअली कंसेप्ट हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास एलिप्स होता है तो ये होती है माइनर एक्सिस और ये होती है मेजर एक्सिस, और इनका हाफ सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का हाफ सेमी माइनर एक्सिस. ठीक है, यहां पर हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया है कि ये जो सन है, ठीक है, जो आर मिनिमम डिस्टेंस हमने बी ले लिया और आर मैक्सिमम डिस्टेंस हमने ए ले लिया. सो ए जो है वो है क्या, टोटल आपकी मेजर एक्सिस का हाफ. ओके, आपकी मेजर एक्सिस का हाफ इज ए. मेजर एक्सिस किस किस से बनी है, पेरीहीलियन एंड एफहीलियन से. सो बेसिकली मेजर एक्सिस इज इक्वल टू आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम,
और ये मेजर एक्सिस होती है 2a, ठीक है, आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम। तो इसलिए जो हमारी सेमी मेजर एक्सिस होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड दैट इज गिवन बाय आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाय 2। अब आर मिनिमम आर मैक्सिमम का हम फॉर्मूला जो ऑब्टेन किया वी कैन सब्स्टिट्यूट इट एंड ऑन सॉल्विंग, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एक 1 प्लस एप्सिलॉन है, एक 1 माइनस एप्सिलॉन, सो ए प्लस बी ए माइनस बी गिव्स अस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारे पास ए आ जाएगा 1 अपॉन एल 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। देन एल, this is the formula that we have obtained earlier, so mu k upon capital L square. Capital L is the angular momentum, magnitude of angular momentum, and epsilon का फॉर्मूला ये है। तो अब हम इस एप्सिलॉन को यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो हमारे पास सॉल्व करके ए आ जाता है माइनस के अपॉन 2e विच गिव्स e इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2a। सो दैट मीन्स कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, अगेन सन है और प्लैनेट है तो बोथ मेक अ सिस्टम, सो टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम या पार्टिकल मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सी ये k तो आपका कांस्टेंट है और यूजुअली हम k को g m1 m2 लेके चल रहे हैं, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। J is universal gravitation constant, it will be fixed always. m1 mass of one of the object, m2 mass of the other object, mass never change, so these are also fixed. So एक particular system के लिए k is always fixed. So vary क्या करेगा a, तो सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू ही हमेशा चेंज होएगी एंड दैट डिसाइड्स योर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपका सेमी मेजर एक्सिस डिक्रीज होता है तो एनर्जी इंक्रीज होगी सिस्टम की, और अगर ये इंक्रीज होता है तो एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी। तो दिस इज व्हाट वी मीन कि जितने वो आपस में क्लोज होंगे तो सेमी मेजर एक्सिस आपकी डिक्रीज होगी, तब आप जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी एंटायर सिस्टम की, और जितना ही वो दोनों दूर होंगे ऑब्जेक्ट्स, ए इंक्रीज कर जाएगा बट टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। एंड सेमी माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू a अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। मैथ्स में भी हम यही यूज करते हैं फॉर्मूला, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, और a की भी अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें b मिल जाता है विच इज l अपॉन अंडर रूट माइनस 2 म्यू e। सो माइनर एक्सिस जो है दैट डिपेंड अपॉन बोथ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि यहाँ e भी है और एंगुलर मोमेंटम भी है। तो जो शेप है एंड साइज है ऑर्बिट का दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिटरमिन्ड बाय ई एंड एल। क्योंकि ये तो स्ट्रेच है लेकिन एक्चुअली शेप हमें यहां से मिलेगी, ठीक है, ये माइनर एक्सिस है, यही बताएगा अगर ये ज्यादा स्ट्रेच होती है, अगर ये इंक्रीज होती है तो शेप हमारी सर्कुलर की तरफ हो जाएगी, ये जितनी कम होएगी उतना ही हमारा एलिप्स डिस्क टाइप फ्लैट डिस्क टाइप जो पैटर्न है वो मिलेगा। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ सेज दैट द लाइन joining the sun and a planet sweeps out equal areas in equal interval of time। अब एट अ टाइम जैसे आपका प्लेनेट सपोज यहाँ है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंच गया और अल्टीमेटली उसने ये पूरा जो ऑर्बिट है ये कवर करना है। तो जो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे जिसे हम अगर एक को हम ओरिजिन पे कंसीडर कर लें तो हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर बेसिकली, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो है दैट कैन टेल अस द डिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग्स। So this is the line joining sun and the planet। तो ये लाइन कभी तो छोटी होगी, ठीक है, इतने इतने एरिया में तो छोटी है, लेकिन सपोज आपका प्लेनेट यहाँ है तो यही लाइन, यही जो वेक्टर है ये इतना बड़ा हो गया है, ये भी आर वेक्टर ही। तो द सेकेंड लॉ सेज कि द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि चाहे प्लेनेट क्लोज है तब भी जितना एरिया ये जितने टाइम में कवर करता है उतना ही एरिया ये उतने
फिक्स्ड टाइम में कवर करेगा जब ये इससे दूर है। ओके, तो जो एरिया बेसिकली अगर यहां से लेके यहां तक हम ये एरिया देखें, ठीक है, तो ये जो एरिया एक जिस इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हुआ है, उतना ही सपोज हम ये 2 पॉइंट्स ले लें, उतना ही एरिया उस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होगा यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक भी। अगर यहां से लेके यहां तक जो एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है, उसको कवर करने में सपोज 1 आवर लग रहा है, तो यहां से यहां तक 1 आवर के अंदर भी ये उतना ही एरिया कवर करेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहां पर हम देख सकते हैं, बिकॉज दे आर क्लोजर, तो ये जो पोर्शन है ये बड़ा वाइड सा है, लेकिन जैसे ये दूर होते हैं ये उतना ही नैरो बन जाता है, तो वो एरिया जो है वो हमेशा सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो इसमें हमने लिया वेक्टर r, इट रोटेट्स थ्रू एंगल d थीटा इन टाइम dt। तो एरिया कितना इसने कवर किया, दैट इज गिवन बाय dA इज इक्वल टू 1/2 r d थीटा। ठीक है, ये एंगल्स के केस में ये जो आर्क बनती है दैट इज इक्वल टू r d थीटा। तो एक तरह से ये ट्राइंगल भी बना रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए हमें बेस और हाइट चाहिए, so you can consider this arc which is rd theta as base and this position vector r as the height। so area of triangle 1/2 base into height इस तरह से होता है, so that formula we have used, so we get half r square d theta। तो dA by dt यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कितना एरिया कवर हुआ, तो उसमें आ जाएगा 1/2 r square d theta by dt, एंड d theta by dt is what, थीटा डॉट, और थीटा डॉट का भी एक फिक्स फॉर्मूला है। सो ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, बिकॉज द सेम फॉर्मूले वी विल बी यूजिंग थॉरली, राइट। तो ये हम वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो dA by dt इज L upon 2 म्यू। तो यहाँ पर यानी कि कितना एरिया एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन L एंड 2 म्यू। 2 is a number, mu reduced mass of the system which is always constant। एक particular system के लिए that quantity is also fixed, and this L is magnitude of angular momentum। तो अब अगर हम central force की बात करें तो उसमें angular momentum is always conserved, और हम ये जो सन और प्लैनेट में कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स कैसी है, सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट मींस ये एल भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि dA by dt डिपेंड्स अपॉन कांस्टेंट्स ओनली। ठीक है, एल भी कांस्टेंट हो गया, 2 म्यू भी कांस्टेंट है, सो इट मींस dA by dt इज ए कांस्टेंट थिंग। तो फिर वो जहां मर्जी से एक पर्टिकुलर इंटरवल में 1 आवर, तो 1 आवर में जितना एरिया एक साइड पे कवर होता है उतना ही हर जगह कवर होगा। 2 आवर्स के लिए फिक्स्ड वैल्यू होगी, सो दिस थिंग इज फिक्स्ड। ओके, दिस वाज आवर सेकंड लॉ। नाउ थर्ड लॉ सेज the square of the time period of a planet about the sun is proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit। जो टाइम पीरियड है प्लैनेट का, जैसे अर्थ का हम 365 डेज कह देते हैं अराउंड द सन, सो स्क्वायर ऑफ दैट टाइम पीरियड दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए के। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, पहले तो हमने जो सेकेंड लॉ में एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया विल यूज दैट, सो दैट इज dA by dt इक्वल टू L अपॉन 2 म्यू। अब A होता है सेमी मेजर एक्सिस, B होता है सेमी माइनर एक्सिस, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या हुआ, पाई AB। सर्कल के केस में जब आपका रेडियस फिक्स होता है तो एरिया होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, हम एक साइड का R दूसरी साइड का R ले लेते हैं। एलिप्स के केस में यही R डिफर कर जाता है, तो ये B और ये A होता है, तो उस केस में भी पाई एंड 2 साइड्स।
ठीक है, 2 रेडियस कह लो, तो एक ए और एक बी, सो पाई ए बी होता है हमारा एरिया ऑफ एलिप्स। तो अब टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस बेसिकली वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो हो गया एरिया ऑफ एलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ एलिप्स तो सिंपली एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला पाई ए बी, और एरियल वेलोसिटी ये डी ए बाई डी टी, जब भी कोई चीज, जब डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेलोसिटी होता है। सिमिलरली एरिया कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एरियल वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस और एरिया, डिस्टेंस का हम स्क्वायर कर दें तो हमें एरिया मिलता है, तो एरिया का जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन होएगा तो वो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ही होगा। सो दैट इज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने ऑब्टेन किया था दैट विल सब्स्टिट्यूट। बी का फॉर्मूला is a under root 1 minus epsilon square, that also we take directly from maths ellipse में से, ठीक है। So now we can substitute the value of epsilon which we already know, so we get this thing, but we also know E is equal to minus k upon 2a, we have just derived, so we'll just substitute all the values that we know, और सारे सब्सटीट्यूट करके हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है t इज इक्वल टू पाई ए रेज टू पावर 3/2 अंडर रूट 4 म्यू बाय के। अब लॉ क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं वी ऑब्टेन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन के ए क्यूब, तो मिल गया हमें क्यूब। तो लॉ क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। उसने ये नहीं कहा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्यूब, इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू में डिफरेंस है। सो दिस होल थिंग इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड वी गेट t square proportional to a cube. So this is Kepler's third law. So this was all about the 3 laws of Kepler. Thank you.